दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे हम 3D एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रकृति में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि जानवर, मिट्टी, हवा, पानी, जंगल इत्यादि। ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें जो है संसाधन है। यानी कि संसाधन वो सभी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु शर्त यह है कि जिन्हें बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान मौजूद हो, यानी कि हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी हो। साथ ही साथ ये आर्थिक रूप से संभव हो, यानी कि इससे हमें इकोनॉमिकली फायदा हो, और उसके अलावा जो है ये सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी कि उससे हमें कोई भी नुकसान या हानि ना हो, कोई भी क्षति ना हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो चीज संसाधन कहलाएगी। अगर ये तीनों चीजें पूर्ति नहीं होती हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं संसाधन पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है, और जिन्हें बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार तरीके मौजूद हैं। आया समझ में? अब आपके बुक में दिए गए इस डायग्राम को देखिए। इस चित्र में एक तरफ जो है प्रौद्योगिकी है, यानी टेक्नोलॉजी है, ऊपर की तरफ इसमें भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति है, यानी कि नेचर है, और एक तरफ जो है संस्थाएं हैं यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, और बीच में जो है मानव है। यह चित्र जो है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य के संबंध को दर्शाता है। इस चित्र को देखने के बाद में हमें दो चीजों का आसानी से पता चलता है। पहला, प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, और दूसरा, मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है तथा अपने आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए संस्थाओं का विकास करता है, ताकि जो है देश का आर्थिक डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है ये जान लेते हैं हम। तो संसाधनों को बेसिकली जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आपका वो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है वो है समाप्यता के आधार पर, तीसरा जो है वो है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा जो है वो है विकास के स्तर के आधार पर। चलिए अब हम एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है जैव संसाधन, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो सभी संसाधन है जिसमें जीवन होता है, जो जीव मंडल में पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, मछलियां, पौधे, ये सारी चीजें क्या है? जैव संसाधन है। यानी कि वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिसमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से जो अजैव संसाधन है ये भी जीव मंडल में ही मिलते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि धातु, पानी, चट्टान, खनिज, मिट्टी इत्यादि। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अगला है हमारा समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर भी जो है आपके संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है नवीनीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा जो है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ ये संसाधन जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं जो है ये नवीनीकरण योग्य संसाधनों में आती हैं, क्योंकि ये आसानी से दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं और जल्दी से ये समाप्त नहीं होती हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत यानी कि दोबारा बनाया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, ये वो संसाधन है जिन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है और जिन्हें बनाने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है, जैसे कि लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, धातु और नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी चीजों को बनाने में कई साल लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर तुरंत नवीनीकृत यानी कि दोबारा नहीं बन सकते हैं, और जिन्हें दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। आया समझ में? अब चलिए देखते हैं अगला प्रकार,
जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि उसकी निजी संपत्ति होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति जो है उसका व्यक्तिगत संसाधन वो कहलाएगा। इसमें जैसे कि किसी का खेत है, किसी का वाहन है, किसी का घर है या किसी की जमीन है, ये सभी चीजें जो है किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जा सकता है। जैसे कि किताबें हैं, ये भी आपका व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। किताबें सभी के पास होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती हैं। इसी तरह घर अपना अपना होता है सभी का, तो वो निजी संसाधन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, यानी कि उसका ही उस पर हक होता है, वही उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। स्वामित्व के आधार पर अगला जो है वो है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन जो होता है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि चारागाह है, खेल के मैदान हैं, तालाब हैं, पिकनिक स्थल हैं या सार्वजनिक पार्क हैं, इन सभी पर जो है बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन जिसके ऊपर बहुत सारे जन समुदाय का अधिकार हो, उसी को जो है हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे संसाधन जो समुदाय या समाज के स्वामित्व में होते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगला जो है वो है राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति क्यों ना हो। उस पर जो है सरकार सार्वजनिक हित के लिए जो है किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, यानी कि उस पर कब्जा कर सकती है, बशर्ते सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ पैसे देगी, उसका मूल्य देगी। इसके अलावा हमारे देश में जो खनिज पदार्थ हैं, वन्य जीवन है, जंगल हैं और जल संसाधन है, ये भी जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंदर ही आते हैं। अगर हम भारत के मैप को उठा करके देखते हैं मानचित्र में, तो मानचित्र में जो समुद्री का पानी है, जो समुद्री पानी है, वहां पर तट से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक जल कहलाता है। ये जो समुद्र के अंदर का जो एरिया आप देख रहे हैं, जिसपे आप ब्लू कलर की एनिमेशन देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये 22.2 किलोमीटर तक का है और ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, इसे प्रादेशिक जल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे संसाधन जो राज्य और संघ सरकार के नियंत्रण में है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जो भी संसाधन है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस संसाधन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो कब्जा रखती हैं, यानी कि इनके परमिशन के बिना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे नक्शे में हम देखें तो यहाँ पर जो है समुद्री तट से 200 समुद्री मील ये जो जल क्षेत्र है, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, बाहर का जो जल क्षेत्र है, ये भी जो है आपका क्या कहलाता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं होते हैं तथा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि इन संसाधनों का अगर उपयोग किसी को करना है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं संसाधन के अगले प्रकार की, जो है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है संभावी संसाधन, दूसरा जो है विकसित संसाधन, तीसरा जो है भंडार और चौथा कहते हैं संचित कोष। तो चलिए इनको एक एक करके जान लेते हैं। इसमें पहला है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन को हम राजस्थान और गुजरात के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ बहुत तेज धूप होती है, और इसी तरह जो गुजरात है वहां पर बहुत तेज जो है हवा चलती है। तो अगर हम देखें राजस्थान में जो धूप पड़ती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सौर संयंत्र लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं धूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से गुजरात में जो है हम पवन चक्की लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें लगाने के लिए जो है हमें बहुत अधिक निवेश की जरूरत है, बहुत अधिक इसमें पैसे लगते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यानी ये संभव तो है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, यानी कि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग शुरू नहीं किया गया है।
क्योंकि तकनीकी बहुत महंगी है। समझ में आया आपको? उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की संभावनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लगाने का खर्चा यानी कि तकनीक इतना महंगा है, अधिक निवेश की आवश्यकता है, तो हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। यही होते हैं हमारे संभावित संसाधन जो पॉसिबल तो हैं, लेकिन अधिक निवेश की वजह से हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारा विकसित संसाधन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो संसाधन विकसित हो चुके हैं वो हमारे विकसित संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिनका पता लगाया जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता और मात्रा का हमें पता है और जिनका उपयोग जो है मानव द्वारा किया जा रहा है, इस तरह के संसाधन जो है विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, धातु, खनिज, पानी, ये सभी चीजें जो है विकसित संसाधन है और मानव इनका उपयोग कर भी रहा है और इनका सर्वेक्षण यानी कि पता भी लगाया जा चुका है, इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जा चुकी है, इनकी मात्रा का भी हमें पता है। तो हम कह सकते हैं जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा, गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है और वर्तमान में मानव द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। तीसरा है हमारा भंडार। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि उदाहरण से समझते हैं। जो हमारा पानी है, इसमें जो है पानी हमारा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन से और दूसरा जो है ये ऑक्सीजन से। और हम ये भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही अच्छा एक ईंधन है, फ्यूल है, और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों को अलग करने की तकनीक हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में से अलग अलग कर सके। तो इन्हें हम जो है भंडार संसाधन कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वे संसाधन जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए कोई उपयुक्त तकनीक नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे पास संसाधन तो है, लेकिन उस संसाधन को अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जो पानी है, जो कि H2O है, उसमें से ऑक्सीजन यानी कि O2 और हाइड्रोजन यानी कि H2 को अलग करना वो आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है। तो इन्हें हम भंडार संसाधन कहते हैं। अब हमारा जो विकास के स्तर के आधार पर अंतिम है, यानी कि चौथा है, वो है संचित कोष। तो संचित कोष वे संसाधन होते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, साथ ही साथ उनको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक भी है, यानी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसका उपयोग जो है भविष्य की जरूरतों के लिए नहीं करते हैं, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में उसकी आवश्यकता पड़े, इसलिए अभी हम उसका उपयोग नहीं करते, यानी संचित है, यानी कि हमारे पास रखा हुआ है। जैसे कि बांध का पानी या जंगल बहुत ही कम उपयोग करते हैं, बाकी हम इसको भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा के रखते हैं। तो ऐसे संसाधन को जो है हम संचित कोष कहते हैं, जो संसाधन तो है हमारे पास और उन संसाधनों को उपयोग करने की हमारे पास तकनीक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने उसको क्यों बचा रखा है? ताकि भविष्य में जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसका उपयोग कर सके। तो ऐसे संसाधन जो है संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य यानी कि मौजूदा तकनीक की मदद से कर सकता है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमने उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रखा हुआ है। संचित कोष संसाधन कहलाते हैं या कहलाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। देखिए जो संसाधन है आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी आवश्यकताओं को जो है पूरा करते हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। और जो संसाधन है ना, ये प्रकृति की क्या है? निःशुल्क देन है। और ये फ्री होने के कारण क्या हो गया है कि मानव ने जो है इसका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और इन संसाधनों का जब अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ है तो इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब वो समस्याएं कौन कौन सी है उनको जान लेते हैं। तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तो बेसिकली जो समस्याएं हैं वो 3 प्रकार की देखने को मिल रही है। पहली जो है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी कि संसाधन जो है कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो है खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और दूसरी जो समस्या देखने को मिल रही है वो ये हो रही है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे जो है समाज जो है 2 हिस्सों में बट गया है, एक अमीर और दूसरा जो है गरीब। यानी कि एक जो है व्यक्ति संसाधन संपन्न है और दूसरा व्यक्ति जो है संसाधनहीन है, यानी कि गरीब है। और जो तीसरी समस्या देखने को मिल रही है वो मिल रही है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी कि पूरे विश्व का जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो है ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, यानी कि जो ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है उसका भी क्षय हो रहा है।
इसके अलावा देखा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा होती जा रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो संसाधनों का प्रयोग करने से इस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इसको कुछ हम कम कर सकते हैं? कोई इसका हल है? इसीलिए एक शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि आप संसाधन का बेशक प्रयोग करो, जितना चाहे उतना प्रयोग करें, लेकिन शर्त यह है कि इस प्रयोग के कारण जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये संसाधन भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि आप संसाधन उपयोग करें लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, और साथ ही साथ जो भविष्य में जो जनरेशन होगी, जो लोग होंगे, उनके लिए भी वो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। तो इसीलिए एक टर्म का उपयोग किया गया, एक शब्द का उपयोग किया गया जिसको बोला गया सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है तो समझ लेते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि भविष्य में जिन लोगों को इन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उनको मिलनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये शब्द है सतत पोषणीय विकास, इसका आइडिया आया कहां से? तो देखो दोस्तों, ये बात क्या है कि सन 1992 में एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग का नाम था रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो का पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, और यह पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में आयोजित किया गया था। इस पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। यानी कि जो भी वहां का हेड है किसी देश का, तो 100 से अधिक देशों के हेड ने जो है यहाँ पे भाग लिया था, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा गया था। अब रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन होने का कारण क्या था? तो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करना जो है इसका कारण रहा था। कि ये मीटिंग क्यों की गई थी? तो इसलिए ये मीटिंग की गई थी। अब इस मीटिंग का परिणाम क्या देखने को मिला? तो देखो, एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो इस सम्मेलन में परिणाम क्या हुआ कि जो भी नेता इकट्ठे हुए, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु यानी कि पूरे संसार के जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है और जो जैविक विविधता पर जो है एक घोषणा पत्र तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि जिसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, उस पर भी सहमति जताई गई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो यहां से जो है ये सतत पोषणीय विकास का जो है आइडिया आया। अब जो ये एजेंडा 21 ये है क्या? तो यह एक घोषणा पत्र था जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UNCED के देखरेख में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। किन राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था? जो 100 देश के अध्यक्ष जो आए थे उनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ये घोषणा पत्र था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है यानी कि काम की सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि ये कामों की सूची है और जिसका उद्देश्य क्या है कि आप आपस में सहयोग करिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जिसको जरूरत है तो वो दूसरे के भी सहयोग करे, जिससे जो है पर्यावरण में जो क्षति हो रही है उसको कम किया जा सके, गरीबी कम किया जा सके और जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी कम किया जा सके। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी कि एजेंडा 21 ये भी कहता है कि हर देश अपना एक व्यक्तिगत एजेंडा 21 तैयार करे। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एजेंडा 21 क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, और साथ ही साथ जो है सतत पोषणीय विकास जैसा टर्म जो था ये कहां से उत्पन्न हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है जो है वो है संसाधन नियोजन। जैसा कि नाम से ही पता है, संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि आपका संसाधन की प्लानिंग करना। अब संसाधन की प्लानिंग करने की आवश्यकता क्या है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जो झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सभी जगहों पर जो है कोयले और खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसी तरह से जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है मूल विकास की कमी है। यानी कि यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इस तरह का जो है कमी है। इस तरह से अगर आप देखेंगे राजस्थान में जो है
आपका पवन और सौर ऊर्जा संसाधन भी आपको अधिक देखने को यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है जल संसाधन की क्या है, कमी है, जल बहुत ही कम मिलता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो देश के अन्य भागों से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जल जो है, उसके अलावा आधारभूत बुनियादी जो ढांचा है यहाँ पर भी, और उसके अलावा जो है आपका खनिज संसाधन है, इन सभी चीजों की कमी है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ संसाधन बहुत ज्यादा है, कुछ राज्यों में वो संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, किसी राज्य में तो संसाधन और अधिक जो है बुरी तरह से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने राज्य देखे, जिनके हमने एग्जाम्पल समझे, उन एग्जाम्पल से समझ में आया कि कहीं पर कुछ संसाधन तो हैं लेकिन कुछ संसाधन वहां पे नहीं है। कहीं पर पानी है तो कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे खनिज है तो वहां पे पानी नहीं है, और कहीं पे पानी है तो वहां पे खनिज नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो संसाधन बिखरा हुआ है, इसीलिए संसाधनों के नियोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं आसानी से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग राष्ट्र के विकास और संतुलन के लिए संसाधन नियोजन बहुत ही आवश्यक है। हमने ये तो जान लिया कि संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता क्या है, और हम जानते हैं कि जो भारत है, यहाँ पर भारत में संसाधन का नियोजन होता कैसे है। तो देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण में जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करके उनकी तालिका बनाना, यानी कि हम जहां जहां जो जो संसाधन है उनकी हम तालिका बनाते हैं, उनको पहचानते हैं। इस कार्य में क्या करते हैं, हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, उनका मानचित्र बनाते हैं, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाते हैं, उसके अलावा जो है उसका मापन करते हैं। तो इन सभी चीजों के द्वारा जो है देश में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनकी हम पहचान कर लेते हैं और उनकी सूची बना लेते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, यानी कि जो हमने संसाधन की पहचान कर ली है और जो तालिका बना ली है, अब उसको हमें निकालना कैसे है, उस संसाधन को बाहर लाना कैसे है, उसकी हम योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाओं को लागू कर देंगे। इसमें क्या होता है, उसके लिए जो है उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए, साथ ही साथ कौशल, यानी कि किस तरह के आदमी चाहिए और संस्थाएं किस तरह का चाहिए जो जहां पर ये डेवलपमेंट काम होगा। तो ये दूसरा चरण है। और जो तीसरा चरण है, इस चरण में जो है हम संसाधन का नियोजन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं संसाधन विकास की जो योजना बनाई है वो राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित कर पाई है या नहीं, यानी कि हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं उससे हमारे देश का विकास होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं, जो तीनों चरणों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारा संसाधन विकास नियोजन जो है इस तरह से देश में किया जाता है। देखो, हम ये तो जानते हैं कि संसाधनों के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी होगी तभी संसाधनों का विकास होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन से पहले भारत के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। लेकिन जब अंग्रेज जो है भारत आए थे तो उन्होंने संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया, निर्यात किया और शोषण भी किया। कुल मिलाकर आज भारत में जो है संसाधनों की पूर्ण रूप से कमी है। अब ऐसी स्थिति में जो है संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये महात्मा गांधी का विचार था संसाधन